क्लास 12 बायोलॉजी से बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं विद फुल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्व कराएंगे। और बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, किस प्रश्न में कितना लिखें और कैसे लिखें कि फुल नंबर प्राप्त हों, परीक्षा की कॉपी में हम आपको पूरा लिख कर बताएंगे। हर एक प्रश्न में कितना लिखना है, कैसे लिखना है कि आपके पूरे नंबर आए, और 2024 में कौन कौन सी गलती ना करें वरना नंबर कट जाएगा, सब कुछ बताएंगे। तो 70 में 66 या 67 पाने के लिए या 70 में 70 पाने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले यहां बता देते हैं, फिर कॉपी में लिखकर बताते हैं आपको। देखिए पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, नाम क्या है? तो हैकल नाम है, हैकल। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई जीन होती है, जीन। और इसके बाद अगला है, बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम, तो बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम किसने दिया था? तो प्रभाविता का नियम मेंडल ने दिया था। आइए इन चारों क्वेश्चन को कॉपी में कैसे लिखना है आपको दिखाते हैं। डालेंगे उत्तर संख्या 1 और लिखेंगे 1 काका, यहां 1 भी आप डाल सकते हैं, 1 काका। बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखना है। पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक डैश लगा देना, और जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन और उसका उत्तर उसी के सामने। तो चौथा सही था, चौथा में हेकल था तो हेकल मैंने लिख दिया। फिर अगला है वंशागति की इकाई, तो ये पहले का खा था, तो यहां पर जो पॉइंट सही है, जो नंबर वो नंबर, और जो आंसर सही है तो जीन सही था, जीन हो जाएगा। फिर बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु, तो बैसिलस थुरिंजिएसिस था, जिस संख्या में था वो संख्या लिख करके बैसिलस थुरिंजिएसिस मैंने लिख दिया है। और फिर यहां भी 1 का घा डाल देंगे। प्रभाविता का नियम या प्रभाविता के नियम के प्रतिपादक तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, तो यहां पर दूसरा करके ग्रेगर जॉन मेंडल डाल देंगे। इस तरह से जो विकल्पी क्वेश्चन है उनके आंसर आप लिखेंगे। चलिए अब 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 2 नंबर का है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। आइए इसमें बताते हैं कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है कि एक भी नंबर कटे ना, 1 नंबर का है तो नंबर ना कटे। चलिए देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 2, और उत्तर संख्या 2 का इधर डाल देंगे। आप चाहे तो यहां भी 2 का डाल सकते हैं। 2 का लिंग संलग्न गुण, हेडिंग जरूर डालना है आपको। हेडिंग डालने से क्या होता है कि दूर से ही दिखता है कि हाँ हेडिंग पढ़ी है, कौन सी चीज लिखी गई है, और एग्जामिनर प्रभावित भी होता है, अच्छा भी लगता है। तो लिंग संलग्न गुण, और लिखेंगे जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। जो उनके आनुवांशिक लक्षण की वंशागति होती है उनके लिंग से संबंधित होती है। उन्हीं लक्षणों को लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। ये जो लक्षण होते हैं इन्हें ही लिंग संलग्न गुण कहा जाता है, और इन्हीं लक्षणों की जो वंशागति होती है उसको लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। अगर परीक्षा में लिंग संलग्न गुण ना कह करके लिंग संलग्न वंशागति कह दे तो बताएंगे कि इन्हीं लक्षणों की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसे ही वंशागति कहा जाता है। तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसी को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। वर्णांधता और हीमोफीलिया लिंग संलग्न लक्षण है। जो 2 रोग बताए थे, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये लिंग संलग्न रोग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो 2 नंबर वाला होता है। दूसरा पॉइंट 1-1 नंबर का होता है। तो 1-1 नंबर में कितना कितना लिखना है, चलिए आपको समझाते हैं। बहुभ्रूणता में देखिए आप डालेंगे 2 का खा डाल करके लिखेंगे बहुभ्रूणता। लिखेंगे बीज में 1 से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। जो बीज है, अगर उस बीज में 1 से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। किन पौधों की? जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। और बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। देखिए जो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी है वो आपको बराबर रखना है लगभग में, और अक्षरों को सीधा बनाने की कोशिश करना, राइटिंग अच्छी बनाना, तो नंबर पाने में बहुत ही आसानी रहती है। और हेडिंग जरूर डालेंगे, हेडिंग डालकर आपको लिखना है। तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 में संतरे में की थी। क्रोटोलेरिया व निम्फिया में
बहुभुणता पाई जाती है। जो क्रोटोलेरिया है, निम्फिया है, इसमें बहुभुणता पाई जाती है। अगर उदाहरण पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। मंगोलियाई जड़ता और किसने खोजा, दो चीजें पूछी गई हैं 1 नंबर में। चलिए आपको बताते हैं कितना लिखना है। देखिए डालेंगे 2 का ग, मंगोलियाई जड़ता, तो यह एक ऑटोसोमल विकार है। कैसा विकार है, ऑटोसोमल विकार है, जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो उन्हें ट्राइसोमी या त्रिसूत्रता भी कहा जाता है। त्रिसूत्रता यानी 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो ट्राइसोमी के कारण होता है। या फिर इसको यह भी कहा जाता है कि एकाधिक सूत्रता, एकाधिक सूत्रता यानी एक अधिक हो जाए, तो इस पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। वास्तव में जो मंगोलियाई जड़ता है वो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम है, यानी डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है, इसलिए 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण बताया मैंने। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो 47 हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं, बिल्कुल उनका चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है, मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। इतना लिख देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सह प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आइए इसको समझाते हैं। हेडिंग डालेंगे 2 का घ, सह प्रभाविता। जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इन युग्म विकल्पी को सह प्रभावी एलील तथा इनकी आनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। यानी कोई भी 2 एलील हैं, जैसे लाल सांड था और सफेद गाय थी, और दोनों के बीच में क्रॉस कराया था तो चितकबरी संतान पैदा हुई थी। चितकबरी यानी ऐसी संतान थी जिसके बाल लाल भी थे, सफेद भी थे, बीच बीच में लाल, बीच बीच में सफेद, तो उसे ही सह प्रभाविता, दोनों लक्षण प्रकट हो गए। इसीलिए कहा गया कि जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त हों, देखो लाल भी बाल आए और सफेद भी आए, समान रूप से आए, तो अभिव्यक्त होते हैं, तो इन युग्म विकल्पी को सह प्रभावी एलील तथा इनकी आनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। उदाहरण के लिए मवेशियों में त्वचा के बालों की रंग की सह प्रभाविता, अभी मैंने आपको समझाया। जब लाल सांड और सफेद गाय के बीच संकरण कराया तो चितकबरी संतानें होती हैं। इतना लिखने से आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निकोटीन क्या है, यह किस पौधे में पाई जाती है। निकोटीन क्या है और किस पौधे में पाई जाती है बताना है। चलिए देख लेते हैं कि 2 का अंगा डालेंगे और लिखेंगे निकोटीन। निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है। निकोटीन क्या है, रासायनिक यौगिक है। यह एक उद्दीपक ड्रग है। उद्दीपक यह तंबाकू के पौधे से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, तंबाकू के पौधे से प्राप्त होती है, अर्थात तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन होता है। यह एक नशीला पदार्थ होता है। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो देखिए जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये 2-2 नंबर का होता है। जितने भी प्रश्न इसमें होंगे ये सभी 2-2 नंबर के होते हैं। अब इसमें कितना लिखना और कैसे लिखना है, तो एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है, चलिए आपको बताते हैं। तो उत्तर संख्या 3 डाल लेना है। 3 का है तो का इधर डालेंगे, लिखेंगे एंट अमीबा द्वारा पेचिस अथवा अमीबिएसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और इससे पेचिस अथवा अमीबिएसिस या अमीबता रोग उत्पन्न हो जाता है। और इस रोग में पेट में ऐठन होती है। ये जो रोग होता है इसमें क्या होता है कि पेट में ऐठन होती है और पेचिस में बार बार दस्त होने लगते हैं। यानी पेचिस जो होती है या अमीबिएसिस जो होती है इसमें क्या है, बार बार दस्त होने लगते हैं। अधिक हो जाने पर रक्त के साथ आंव भी आने लगता है। और रोग का नियंत्रण पूछा गया था तो हेडिंग डालेंगे रोग नियंत्रण। हेडिंग जरूर डालना है। पॉइंट लिखेंगे गंदगी की रोकथाम करना चाहिए। अगर गंदगी की रोकथाम करेंगे तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगा। जल शुद्ध रखना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए।
खाने पीने की चीज़ों में सावधानी रखना चाहिए। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें सावधानी बरतें। हर खुली चीज़ को ना खाएं। कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसको धोकर खाएं। सब्जी खा रहे हैं धोकर खाएं। फल खा रहे हैं धोकर खाएं। फिर अगला पॉइंट है, रोग हो जाने पर किसी योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर रोग हो जाता है तो किसी अच्छे योग्य डॉक्टर को आप दिखा दीजिए। अब देखिए, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं आप उसमें चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं ताकि एक भी नंबर आपका कटे ना। 2 नंबर है तो 2 नंबर पूरा पूरा उसको देना ही पड़े, मजबूर हो जाए। तो क्या करेंगे कि ये चित्र भी बना देंगे और चित्र बनाकर उसका नामांकन कर देंगे एंटमीबा का, तो बढ़िया से आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहजीविता क्या है और परजीविता क्या है, चलिए बताते हैं कि कैसे लिखना और कितना लिखना है। देखिए हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग डालेंगे सहजीविता एवं परजीविता में अंतर, और इधर लिखेंगे 3 का खा। अगर उसी पेज में है तो ठीक है 3 का खा लिख दीजिए। अगर नए पेज में पहुंच गए हैं तो यहां उत्तर संख्या 3 का खा जरूर डालिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी न करना कि अगर नए पेज पर पहुंचे हैं तो 3 का खा ही केवल डालें। नए पेज पर पहुंचने पर उत्तर संख्या 3 का खा, उत्तर संख्या 2 का खा, 1 का खा, 1 का जो भी है वो डाल देंगे। और फिर हेडिंग डालेंगे सहजीविता एवं परजीविता में अंतर। लिखेंगे पहला पॉइंट, सहजीविता 2 भिन्न जातियों के बीच धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं हैं। जो सहजीविता है क्या है, 2 विभिन्न जातियां होती हैं, इनके बीच में धनात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। और जबकि जो परजीविता है, 2 भिन्न जातियों के बीच ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। परजीविता क्या है, 2 अलग अलग जो जातियां होती हैं उसके बीच की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। फिर दूसरा है, सहजीविता में दोनों जीवों का लाभ या एक जीव का लाभ होता है। जो सहजीविता है इसमें या तो दोनों जीवों का लाभ होता है या फिर किसी एक जीव का लाभ होता है, लेकिन दोनों में से किसी की भी हानि नहीं होती है। यानी किसी भी जीव की हानि नहीं होगी, या तो इसका और इसका दोनों का लाभ होगा या फिर इसका लाभ होगा लेकिन इसकी हानि नहीं होगी। जबकि जो परजीविता है इसमें एक जीव का लाभ लेकिन दूसरे जीव की हानि हो जाती है। लेकिन परजीविता में क्या होता है कि एक का तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे की हानि हो जाती है। और तीसरा पॉइंट लिख देंगे, सहजीविता का मुख्य उदाहरण लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें हैं। जो सहजीविता है इसमें लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें होती हैं। या इसकी जगह पर आप ये भी बता सकते हैं कि जो दलहनी कुल का पौधा होता है उसमें जो राइजोबियम जीवाणु होता है, तो दलहनी कुल के पौधों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु। जबकि जो परजीविता है इसका उदाहरण तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल होता है। तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए इसको बनाकर समझा देते हैं। देखिए इस तरह से बाहरी आवरण जो खींचेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे, क्योंकि ये शुक्रजनन नलिका का नामांकित चित्र है। आसान तरीके से बनाकर कैसे सही सही नाम लिखें आज आपको बताएंगे। तो बीच में जो गोला बनाएंगे उसमें इस तरह से कोशिकाएं बनाना है और कोशिकाओं में ये केंद्रक रख देना है बीच बीच में। थोड़ा सा बड़े बड़े से केंद्रक रखना है। और ये बीच में थोड़ा हम बनाना भूल गए थे, बीच बीच में आपको सरटोली की जो कोशिकाएं हैं ये थोड़ा सा लंबी बनाना है, लंबे केंद्रक के साथ में। और इसके बाद में ये प्रारंभिक शुक्रजनक जो कोशिकाएं होती हैं इनको बनाना है। गोल गोल से बना करके उसके अंदर केंद्रक जैसे रखना है। फिर धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है। देखिए धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है। पहले बड़े बड़े थे फिर छोटे छोटे, और फिर शुक्राणुओं को लास्ट में बना देना है कि शुक्राणु बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी बना देंगे, क्योंकि शुक्रजनक नलिका की काट है तो कई सारे इसमें इस तरह से होंगे। इसमें भी देखिए वैसे बना दिया है। बीच बीच में लंबे कुछ बनाए हैं मैंने 2 सर्टोली की कोशिकाएं, और बिल्कुल ऐसे ही छोटे करते जाएंगे कोशिकाएं। और इस तरह से फिर लास्ट में क्या करेंगे कि बिल्कुल वही शुक्राणु वाला ये देखिए बना दिए। फिर इसी तरह से यहाँ पर बना देंगे। तो बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और आ सकता है परीक्षा में, इसलिए इसको सही से कैसे बनाएं। दिखने में बहुत कठिन था लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनाना आपको बताया है। फिर अब बाहर थोड़ा सा बड़े बड़े से 4-6 बना देंगे। बीच बीच में कोशिकाएं ये बना देंगे। अब ये शुक्राणु हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था ये शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और ये जो कोशिकाएं थी
ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना बता रहे हैं। स्पर्मेटिड्स हैं। और ये सर्टोली की कोशिकाएं हैं। मैंने आपको पहले बताया था ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली की कोशिकाएं अंग्रेजी में भी लिख देंगे, सर्टोली सेल्स। और ये बिल्कुल पहले सबसे बनाया था गोला बनाने के बाद में, तो उनका नाम भी लिख देंगे शुक्रजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 3 का घ तप्त स्थल अथवा हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। आइए इसको समझा देते हैं कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे 3 का घ। नए पेज से हैं तो हमने नहीं डाला, गलती किया, आप गलती मत करना। 3 उत्तर संख्या 3 का घ यहां जरूर डालना। उत्तर संख्या 3 का घ ये जरूर आपको डालना है यहां पर। अगर जब भी नए पेज पर जाएं तो ये गलती कभी नहीं करेंगे, हमेशा उत्तर संख्या 3 का घ जो भी उत्तर संख्या वो डालेंगे। फिर यहां 3 का घ यहां भी लिखेंगे और लिखेंगे तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। हेडिंग जरूर डालना है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी लगभग बराबर रखना है, राइटिंग अच्छी बनाना है। और आपको बता दें कि चित्र जरूर बनाइए, अगर चित्र हो सकता है तो चित्र बनाने से नंबर पूरा मिलता है। तो पृथ्वी पर पादप और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र तप्त स्थल अथवा हॉट स्पॉट कहलाते हैं। जो पृथ्वी है इस पर पादप और जंतु हैं, यानी 2 प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, पौधे और जंतु। तो इनकी दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र, जहां पर दुर्लभ प्रजातियां और अधिक पाई जाती हैं माने घनी आबादी है, तो उन घनी आबादी वाले क्षेत्र तप्त स्थल अथवा हॉट स्पॉट कहलाते हैं। नॉर्मन मेयर ने तप्त स्थल प्रणाली को सन 1988 में विकसित किया था। कब विकसित किया? सन 1988 में विकसित किया था। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता तप्त स्थल चिन्हित किए गए थे। सबसे पहले कितने चिन्हित किए गए? 25 जैव विविधता तप्त स्थल चिन्हित किए गए। इसके बाद इस सूची में 9 तप्त स्थल और जोड़े गए। अब संसार में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। कितने? 34। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या होता है, चलिए इसको समझा देते हैं। और लिखेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व। क्या लिखना है महत्व? जब नगरों से बहकर आने वाले जल में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वाहित मल कहा जाता है। यानी नगरों से जो जल बहकर जाता है, कहीं किसी नदी में, कहीं किसी गड्ढे में, तालाब में, तो नगरों से बहकर जाने वाले जल में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं? तो अपशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र है, कूड़ा करकट है, अन्य ठोस पदार्थ हैं। बहुत सारी गंदगी जब मिल जाती है तो वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। और ये पूरा अपशिष्ट पदार्थ जब जल में, नगरों के जल में मिल जाता तो उसे ही वाहित मल कहते हैं। और इसमें उपस्थित ठोस पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। जिसमें ठोस पदार्थ पाए जाते हैं उनको सड़ाने में सूक्ष्म जीव अहम भूमिका निभाते हैं। सीवेज की अवक्षेप खाद के रूप में काम आती है। और जो उसमें नीचे बचता है सड़ाने के बाद में, तो सीवेज जो बचता है उसे क्या कहते हैं? खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और मुक्त हुई CO2, जो उसमें से CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वायुमंडल में पहुंचकर पुनः पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, O2 देते हैं। फिर आगे लिखेंगे सूक्ष्म जीव गोबर, मल, सड़ी गली पत्तियों व मृत पौधों को भी खाद तथा ह्यूमस में बदलकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखिए आपको बता दें, मैंने यहाँ पैराग्राफ वाइज लिखा था और यहाँ भी पैराग्राफ वाइज लिखा है। आप पैराग्राफ बना बना कर लिखें, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं और अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। एक जैसे मैंने पैराग्राफ यहाँ तक लिखा, फिर नई चीज आ गई, थोड़ा फिर से पैराग्राफ चेंज कर दिया, थोड़ी सी लाइन छोड़ करके फिर से लिखा। तो पैराग्राफ छोड़कर भी लिखें, इसका भी प्रभाव पड़ता है और अच्छा लगता है देखने में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। अब जो चौथा प्रश्न है ये 3-3 नंबर का होता है। चौथा प्रश्न 3-3 नंबर का होता है। तो इसमें कितना लिखना है और कैसे लिखना है? तो प्रश्न है बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। तो देखिए उत्तर संख्या 4 लिखेंगे और 4 का इधर लिख देंगे। फिर लिखेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा बंध दंपतियों को संतान पाने का सुख प्राप्त होता है या बंध दंपतियों को संतान का सुख मिलता है। कुछ प्रमुख सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीक अथवा बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु
सहायता देने वाली विधियां इस प्रकार हैं। प्रमुख कौन कौन सी हैं? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी जीआईएफटी जिसको गिफ्ट कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में बता दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। चलिए बताते हैं। आप देखिए हेडिंग डालेंगे आईवीएफ, क्योंकि 3 नंबर का है तो 1 पेज आपको लिखना होगा, 1 से 1.5 पेज, और चित्र जरूर बनाइएगा आईवीएफ में। हमने जल्दी में नहीं बनाया है, आप लोग चित्र भी आईवीएफ में बना देना। आप जाकर के वीडियो देखिए आईवीएफ वाला, उसमें चित्र बढ़िया से बताया, उसको बना दीजिएगा। तो देखिए आईवीएफ में क्या है, जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। अब इसमें एक स्त्री का आप चित्र बना सकते हैं, एक पुरुष का बना सकते हैं, और एक पेट्री डिस्क बना करके उसमें अंडाणु को निकलता हुआ दिखा सकते हैं कि अंडाणु निकाला गया इसका, और पुरुष को शुक्राणु निकाला गया है। तो जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं तथा निषेचित अंडे को 32 कोष की अवस्था में माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। यानी जब पति के शुक्राणुओं को निकाला, स्त्री के अंडाणु को निकाला, दोनों को निषेचन करवाया और 32 कोष की अवस्था भ्रूण की हो गई तो उसको गर्भाशय में रोपित कर दिया, और गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस विधि को आईवीएफ कहा जाता है। इसमें बढ़िया सा चित्र बना दीजिएगा, फुल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला है जीआईएफटी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि 1 से 1.5 पेज लिखना होगा। देखिए 1 पेज मैंने यहाँ बताया, थोड़ा आप फैलाकर लिखिएगा, और क्या करेंगे कि अच्छा लिखिएगा, थोड़ा सा हल्का बड़ा भी हो, बहुत छोटा छोटा कुछ लोग लिख देते हैं, तो छोटा नहीं लिखना और चित्र जरूर बनाना है। तो जीआईएफटी में गिफ्ट में क्या होगा, बंध स्त्री के अंडे व पुरुष के शुक्राणुओं को एक साथ किसी अन्य सामान्य स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है। देखिए बंध जो स्त्री है उसके अंडे निकाल लिया और उसके पति के शुक्राणुओं को, स्पर्म को निकाल लिया और किसी अन्य दूसरी स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया, ओविडक्ट में पहुंचा दिया, जहां अंडे के निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है और गर्भकाल पूरा होने पर सामान्य शिशु का जन्म होता है। इस तरह से गर्भकाल पूरा हो जाता है और सामान्य शिशु जन्म लेता है। तो इतना सारा लिखने के बाद आपको फुल नंबर 3 प्राप्त हो जाएंगे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 4 का खा है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। चलिए इसको अच्छे से समझा देते हैं, कितना लिखना और क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 4 का खा, 4 का खा इधर भी डाल लेंगे और लिखेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। इधर डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब भी अंतर पूछा जाए तो आपको इस तरह से लाइन खींच लेना है बीच में और ऐसे बना लेना है कटघरे जैसा, तो इससे नंबर पाने में आसानी रहती है और अंतर एग्जामिनर समझ जाता है अच्छे से कि हाँ ये अंतर और कैसे कैसे क्या क्या लिखा गया है। तो पहला लिखेंगे, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी खुद की कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कुल मिलाकर के ये अपने शरीर की प्रतिरक्षा होती है और ये अलग से इंजेक्ट के माध्यम से दी जाती है, इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, जो टीका वगैरह लगवाते हैं। फिर अगला है, इस प्रतिरक्षा में अधिक समय लगता है। यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें अधिक समय लगता है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसमें तुरंत लाभ होता है। जैसे ही टीका दिया गया लाभ होना शुरू हो गया। फिर अगला है, यह प्रतिरक्षा पूरे जीवन काम करती है। चूंकि ये आपके शरीर में ही बनती है तो जीवन भर लाइफ टाइम काम करती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव कुछ ही समय के लिए होता है। फिर अंतिम पॉइंट लिख देना कि जैसे मानव में चेचक की बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जैसे मानव में काली खांसी है, टिटनेस है, रेबीज है आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है, टीका लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का गा, लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। चूंकि 3 नंबर का है, कैसे लिखना और कौन कौन से चित्र बनाना है इसमें सबको समझाते हैं। चलिए तो देखिए हेडिंग डालेंगे 4 का गा, लघु बीजाणु जनन। हेडिंग आपको जरूर डालना है और अंडरलाइन कर दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। लिखेंगे लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद
4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इससे और भी अधिक प्रभाव अच्छा पड़ता है और नंबर नहीं कटेगा। तो लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार से चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं, यानी चतुष्क के रूप में चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक, नंबर 2 समद्विपार्श्विक, नंबर 3 क्रासित, नंबर 4 टी आकारी और नंबर 5 चतुष्फलकीय। जो रैखिक है ऐसा चित्र बना दीजिएगा, जो समद्विपार्श्विक है ऐसा चित्र बना दीजिएगा, जो क्रासित है ऐसा चित्र, टी आकार के ऐसा चित्र और चतुष्फलकीय ऐसा इधर 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 और एक इसके पीछे फलक होता है, तो चतुष्फलकीय हो गए। और फिर लिखेंगे कुछ समय बाद चतुष्क से चारों परागकण अलग हो जाते हैं। पहले तो जुड़े रहते हैं, बाद में क्या होता है कि चारों परागकण अलग हो जाते हैं। टेपिटम की कोशिकाएं बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देने का काम करती हैं। चूंकि 3 ही नंबर का था इसलिए इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 का घ, एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एंटीबायोटिक को परिभाषित करना है, इसकी खोज किसने की और इसका महत्व। चलिए बताते हैं कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 4 का घ और इधर 4 का घ डालेंगे और लिखेंगे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। एंटीबायोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहा जाता है। और ये जीवाणुओं को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है जो रोग जनक को खत्म करता है। अब रोग जनक कौन कौन से होते हैं? जैसे जीवाणु है, विषाणु है और कवक है, ये सब क्या है? रोग जनक है। जो रोग को पैदा करें उसे ही रोग जनक कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक रोग जनक को खत्म करते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है आदि एंटीबायोटिक होते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। संक्रमण को रोकने के लिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। संक्रमण को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए पेनिसिलिन पहली ऐसी दवाएं हैं जो सिफिलिस और स्टेफाइलोकोकस जीवाणु संक्रमण जैसी बहुत सी गंभीर बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी होती हैं। इतना लिख करके आप एक टेबलेट बना सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन या पेनिसिलिन की दवा एंटीबायोटिक। तो ऐसा चित्र बनाने से और भी अच्छा रहता है। चित्र बना दीजिएगा, फुल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन तो समाप्त हो गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 3-3 नंबर का ही होता है। तो पहला है अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करना है। आइए समझा देते हैं। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 और इधर डालेंगे 5 का और लिखेंगे अंडाणु जनन। हेडिंग आपको जरूर डालना है, इधर भी जरूर डालना, ये गलती कभी न करना। यहां भी डालो, यहां भी डालो, ताकि उसको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा उत्तर है, कहां पर लिखा गया, कैसे क्या है। तो मादा के अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। मादा का जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, उसके जो जनन एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उनसे अंडाणुओं की निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। और अंड जनन में एक कोशिका से एक डिंब अथवा अंडाणु बनता है। तो देखिए अंडाणु जनन में क्या लिखेंगे? मादा के अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं की निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। जो मादा का अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी की जो जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से अंडाणु बनते हैं या ओवम बनते हैं। तो अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है या ऊजेनेसिस कहते हैं। ऊजेनेसिस। अंड जनन में एक कोशिका से एक डिंब अथवा अंडाणु बनता है। जो ऊजेनेसिस क्रिया होती है या जो अंड जनन होता है, इसमें एक कोशिका से केवल एक डिंब या एक ही अंडाणु बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी होती है। यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? आधी होती है, क्योंकि जो अंडाणु होता है वो अगुणित होता है, अगुणित हैप्लॉइड होता है। अंड जनन की पूरी प्रक्रिया को 3 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था और तीसरी
परिपक्वन प्रावस्था। चलिए इन सभी को एक एक करके चित्र के माध्यम से समझा देते हैं कि पहली हेडिंग डालेंगे गुणन प्रावस्था और लिखेंगे अंडाशय की जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या बढ़ाती हैं। जो अंडाशय की जनन कोशिकाएं हैं ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के गुणन प्रावस्था में क्या करती हैं, संख्या को बढ़ाती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को ऊगोनिया या अंड कोशिकाएं कहा जाता है। इस प्रकार से जो कोशिकाएं ये बनी हुई हैं इन्हें क्या कहते हैं, ऊगोनिया या अंड कोशिकाएं कहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे वृद्धि प्रावस्था। इसका मतलब यहां से वृद्धि प्रावस्था शुरू हो रही है, इनको वृद्धि करवाना है। तो ऊगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ती हैं। जो ऊगोनिया हैं ये पोषक पदार्थ एकत्रित कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं और आकार में देखिए बड़ी हो गई हैं, बढ़ गई हैं और फिर विभाजित होती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte कहा जाता है। ये क्या है, प्राइमरी oocytes हैं या प्राथमिक अंडक कोशिकाएं कहलाती हैं। और फिर देखिए आप अगली हेडिंग डालेंगे परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था 2 चरणों में पूरी होती है। जो परिपक्वन प्रावस्था है ये 2 चरणों में पूरी होती है। पहला प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम परिपक्वन विभाजन। देखिए जब भी पॉइंट डालना है तो पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ रोमन अंक का प्रयोग किया था, अब यहाँ भी रोमन अंक का प्रयोग न कर देना। यहाँ पर ABCD आप डाल सकते हैं या कोई दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं। ये गलती कभी ना करना कि उसी में लिख दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यह विभाजन अंडरोपण के समय होता है, जब अंडरोपण होने लगता है। और इस विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र 2 भागों में बंट जाते हैं और 2 अलग अलग कोशिकाओं में चले भी जाते हैं। छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुव कोशिका कहा जाता है। जो छोटी कोशिका है प्रथम ध्रुव कोशिका, जो बड़ी कोशिका है इसे ऊटिड कहते हैं। यानी इसमें भी गुणसूत्र आया, इसमें भी गुणसूत्र आया, इसलिए कहा कि गुणसूत्र 2 भागों में बंट गए हैं और 2 अलग अलग कोशिकाओं में चले गए हैं। इसमें भी आ गए हैं, इसमें भी आ गए हैं। और छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुव कोशिका कहा गया है। जो छोटी कोशिका है फर्स्ट पोलर बॉडी है और जो इधर बड़ी वाली कोशिका है ऊटिड या द्वितीयक अंडक कहा गया है। ऊटिड या द्वितीयक अंडक। अब देखिए आगे चलते हैं क्या लिखा है। अब इसमें हेडिंग डालेंगे द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। तो यह विभाजन निषेचन होने के पहले तक होता है। जब निषेचन होता है उसके पहले तक होता है। इसमें भी एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बनती है। एक छोटी कोशिका बनती है, एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी वाली को द्वितीय ध्रुव कोशिका अथवा द्वितीय पोलर बॉडी कहते हैं। बड़ी कोशिका को परिपक्व अंडाणु कहा जाता है। देखिए चित्र में आपको दिखाते हैं। जो इधर छोटी वाली कोशिका है इसे सेकंड पोलर बॉडी कहा है, जबकि जो बड़ी वाली कोशिका है ये परिपक्व अंडाणु होती है। इस तरह से मादा में अंड जनन की प्रक्रिया या अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5 का खा है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। वाटसन और क्रिक का स्वच्छ नामांकित चित्र चलिए बताते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 का खा। 5 का खा यहां डाल लेंगे और हेडिंग भी डालना है आपको, चाहे भले ही आपको चित्र ही क्यों ना बनाना हो। हेडिंग डालेंगे वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। इस तरह से चित्र 1 यहां पर बना लेंगे ऐसे दोहरी रेखा, और ऐसे एक दोहरी रेखा यहां बना लेंगे। फिर इनके बेस पेयर लिखना है। हमेशा एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। जो एडेनिन है ये थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। जो ग्वानिन है ये साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए मैंने 3 बिंदी यहां पर रखी हैं। तो ए को टी से जोड़ा, जी को सी से जोड़ा, ए को टी से जोड़ा, जी को सी से जोड़ा। इस तरह से जोड़ते गए और पूरा बन गया। ऐसे चित्र बना देना है। और ये जो इसकी चौड़ाई है ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है चौड़ाई को। और ये जो पहली वाली आपने रेखा बनाया था ये 5 एंड, और इधर जो लास्ट में आप लिखेंगे तो 5 एंड यही वाली रेखा चली आएगी, 3 एंड हो जाएगी। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 3 एंड हो गई है। और इधर देखिए ये 5 एंड है तो यही वाला इधर चला जाएगा और 3 एंड हो जाएगा। ये 5 एंड यहाँ था तो वहां 3 एंड हो जाएगा। और इसके बाद में जो गहरी खांच है, गहराई में बना है इसे मेजर ग्रुप, और ये जो कम गहरी खांच है इसे माइनर ग्रुप कहते हैं। तो यही सारी चीजें लिख करके देखिए ये भी मैंने बता दिया है इसमें कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से पूरा बना देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का है। चलिए बताते हैं कैसे लिखना है, कितना लिखना है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 5 का गा, और इधर डालेंगे डार्विनवाद, और इधर भी डालेंगे 5 का गा, फिर डालेंगे डार्विनवाद। लिखेंगे प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के बाद विकास के संबंध में
प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। यानी लैमार्क के बाद में इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इसको मैंने लिखा है। डार्विन ने लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के बाद विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। लगभग में 20 सालों तक अध्ययन किया, और 20 सालों तक अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया कि विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। ये पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विनवाद ने लिखी, इसमें प्रकाशित किया। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण या डार्विनवाद भी कहा जाता है। यानी डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं या डार्विनवाद भी कहा जाता है। डार्विन का यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से तथ्य हैं? पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा है जीवन संघर्ष, और इसी जीवन संघर्ष में पहला पार्ट है अंतः जातीय संघर्ष, यानी आपस की जो जातियां होती हैं, एक ही जाति की जो जातियां होती हैं। फिर अगला है अंतरजाति, जो विभिन्न अलग अलग जातियां होती हैं उनके बीच। और फिर जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच में संघर्ष। फिर तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता। फिर चौथा है विभिन्नताएं। पांचवा है प्राकृतिक वर्ण। छठा है नई जातियों की उत्पत्ति। फिर पहली हेडिंग डालेंगे जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। देखिए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है, इस 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर के क्वेश्चन वाले से थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना होगा, क्योंकि भले ही 3 नंबर का है लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। तो 4 नंबर में थोड़ा कम, जितना मैंने बताया उतना, और 5 नंबर में देखिए पूरा पेज भर गया है। इतना आपको कम से कम लिखना होगा, और चित्र भी बनाना होगा। तो कम से कम 1.5 पेज इसमें आपको लिखना होगा। तो पहली हेडिंग डालेंगे जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जो यहाँ लिखा वही सब लिखना है। तो हर जीव में संतान पैदा करने की अपार क्षमता होती है। एक समुद्री सीप प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। एक जो समुद्री सीप होती है वो हर वर्ष 6 करोड़ तक अंडे देती है। जीवन संघर्ष पर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन, स्थान आदि की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, भोजन की स्थान की आवश्यकता होती है, सब जरूरत होती है। जैसे ही पैदा होते हैं वो अधिक संख्या में जंतु पैदा होते हैं। अब चूंकि अधिक संख्या में जंतु पैदा होते हैं तो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता और लिखेंगे जीवन संघर्ष में केवल वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं, जो योग्य होते हैं उस वातावरण के। जो ऐसा नहीं कर पाते वे मर जाते हैं। फिर आप डालेंगे कि विभिन्नताएं, इसके बारे में बताना, प्राकृतिक वर्ण इसके बारे में बताना, नई जातियों की उत्पत्ति, और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसका नंबर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपरा की परिभाषा लिखिए, इसके कार्य भी बताइए। अपरा क्या है और उसके कार्य बताना है। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए इधर डालेंगे उत्तर संख्या 5 का घा इधर डाल देंगे और डालेंगे अपरा। गर्भाशय तथा भ्रूण के अंकुर यानी विलाई आपस में मिलकर गर्भाशय को भ्रूण की दीवार से जोड़ देते हैं। देखिए चित्र में देखते हैं। देखिए जो गर्भाशय के विलाई हैं और जो भ्रूण के विलाई हैं ये आपस में मिल गए हैं और मिल करके गर्भ था, जो भ्रूण था, इसको गर्भाशय की दीवार से जोड़ दिए हैं। तो गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं। इसी जोड़ या संबंध को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ये जो जोड़ है इसी जोड़ को प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है। अपरा को आंवल भी कहते हैं, यानी ये आंवल के नाम से भी पूछा जाता है। और फिर डालेंगे अपरा के कार्य, क्योंकि कार्य भी पूछे गए थे, यानी ये क्या कार्य करती है। तो अपरा या प्लेसेंटा के कई कार्य हैं। पहला है अपरा या प्लेसेंटा माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाती है। जो माता का रुधिर होता है, इस रुधिर में जो पोषक तत्व होते हैं वो इसी अपरा के माध्यम से बच्चे तक जाते हैं, पोषक तत्व। फिर अगला है प्लेसेंटा, गर्भ व माता के बीच O2 और CO2 का आदान प्रदान करती है। O2 गर्भ तक जाती है, CO2 बाहर निकलती है। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंजेस भी इसी के माध्यम से होते हैं। फिर अगला है इसी के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं, और जो ब्लड में इसके उत्सर्जी पदार्थ जाते हैं वो धीरे धीरे करके माँ के ब्लड में जाते हैं और माँ के ब्लड से बाहर निकल जाते हैं। फिर अगला है शिशु को प्रतिरक्षा भी
इसी के माध्यम से मिलती है। जो शिशु होता है उसको प्रतिरक्षा भी इसी के माध्यम से दी जाती है। टीका वगैरह जब मां को लगाए जाते हैं तो इसी के माध्यम से शिशु तक जाते हैं। फिर अगला है रोग जनकों का परिवहन भी इसी के द्वारा होता है। जो रोग हैं मां से बच्चे में भी इसी के द्वारा पहुंच जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये भी 3-3 नंबर का ही होता है, लेकिन इसमें इससे ज्यादा लिखना होगा। तो क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 6 और इधर लिखेंगे 6 का का। आप चाहें तो यहां भी 6 का का लिख सकते हैं और लिखेंगे प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोवा का जंतु है। जो संघ प्रोटोजोवा है इसका जंतु होता है प्लाज्मोडियम और इसके द्वारा मलेरिया रोग या मलेरिया बुखार उत्पन्न हो जाता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रमुख जातियां मलेरिया उत्पन्न करती हैं। कौन कौन सी हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो अब कहा गया था कि उनसे होने वाले बुखार का वर्णन कीजिए, मलेरिया का वर्णन कीजिए। ये इस चार्ट के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो देखिए लिखा है प्लाज्मोडियम की ये चारों जातियां विभिन्न तरह के मलेरिया पैदा करती हैं, जो इस प्रकार से हैं। देखो इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे, यहां डालेंगे क्रम संख्या, मलेरिया के प्रकार, जाति, उस्मायन, बुखार की अवधि। पहला है बेइंग टर्टेन, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स 10 दिन 48 घंटे बाद। दूसरा है मेलिनेंट टर्टेन, तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है, उस्मायन इसका 10 दिन और 24 से 48 घंटे बाद। और तीसरा है माइल्ड टर्टेन, तो माइल्ड टर्टेन में प्लाज्मोडियम जो ओवेल होता है ये इस मलेरिया का प्रकार है, यानी मलेरिया प्रकार का बुखार उत्पन्न करता है 14 दिन 48 घंटे बाद। और फिर चौथा है क्वार्टेन, तो जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है ये 27 से 37 दिन और 72 घंटे बाद ये बुखार की अवधि होती है। तो इस तरह से टोटल लिख देंगे और अच्छे से नंबर प्राप्त हो जाएंगे आपको। सारणी जब भी बनाना हो तो क्रम संख्या डालना, क्रम जरूर लिखना और हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट आप लिखोगे किसी भी आंसर में, जो भी पॉइंट लिखना, पॉइंट अच्छे से डालना और पॉइंट को भूलना नहीं। किसी के पॉइंट के अंदर अगर कोई पॉइंट है, अगर पॉइंट के अंदर कोई पॉइंट है तो जो पॉइंट मेन वाला है उससे अलग डालने की कोशिश करना, रोमन अंक या ABC डाल देना, ताकि बढ़िया से ये लगे कि कौन सी हेडिंग किसके अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पूरी क्रियाविधि नहीं बताना है क्योंकि 3 ही नंबर का है, क्रियाविधि नहीं बताने को कहा गया है। आइए बताते हैं कि क्या क्या करना होगा आपको। डालेंगे उत्तर संख्या 6 का खा, यहां भी डालेंगे 6 का खा और हेडिंग डालेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। लिखेंगे अलग अलग मनुष्यों के DNA में न्यूक्लियोटाइड के विन्यास में अंतर की तुलना द्वारा, जो अलग अलग मनुष्य हैं उनके जो DNA है उस DNA में जो न्यूक्लियोटाइड का विन्यास होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं, उसमें अंतर की तुलना द्वारा उनके DNA को पहचाना जाता है। और समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर 2 मनुष्यों के DNA को मैच किया जाता है, मिलाया जाता है। मैच माने मिलाया जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का विकास एलेक जेफरी ने सन 1985 में किया था। DNA फिंगरप्रिंटिंग को DNA प्रोफाइलिंग अथवा DNA टाइपिंग भी कहा जाता है। चाहे DNA प्रोफाइलिंग पूछी जाए, चाहे DNA टाइपिंग पूछी जाए, चाहे DNA फिंगरप्रिंटिंग पूछी जाए, चाहे DNA अंगुली छापी कहा जाए, अंगुली छापी सब एक ही बात होती है। किसी भी नाम से पूछा जाए ये सब एक ही चीज है। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस में भिन्नताओं के आधार पर होती है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, जो 0.1% DNA भिन्न होता है, उसी रिपीटेटिव सीक्वेंस में भिन्नताओं पर आधारित है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग के कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं। आप यहां पर हेडिंग भी डाल सकते हो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग बहुत अच्छा रहेगा। फिर पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है इसके द्वारा क्या करते हैं, अपराधियों को पहचाना जाता है। फिर अगला है, इसके द्वारा दुर्घटनाओं में मरने वालों की पहचान की जाती है। जो दुर्घटना में मर जाते हैं उसकी DNA मैचिंग करके पहचान की जाती है। फिर अगला है, इसके द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को पहचाना जाता है। जो व्यक्ति निर्दोष हैं उनकी पहचान की जाती है। फिर अगला है, DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा खोए हुए बच्चों के माता पिता की पहचान करते हैं। जो बच्चा खो गया है उस बच्चे की माता पिता की पहचान की जाती है। और फिर अगला है, अस्पताल से चोरी शिशु की पहचान कर माता पिता तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से इतना लिखने से आपको नंबर पूरा प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला
6 का गा है, बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। आइए इसको बता देते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 6 का गा, यहां भी डालेंगे 6 का गा, लिखेंगे बहुजीनी वंशागति। जब एक जोड़ी के जीन दूसरी जोड़ी के प्रभाव को बदल देते हैं या दबा देते हैं, इसमें यह होता है। या ऐसे कह सकते हैं, आप ये ना लिखें, ऐसे लिख सकते हैं कि जब एक विशेषता 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। जब एक विशेषता, मेन पॉइंट है, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, अच्छे 6 पॉइंट। तो जब एक विशेषता या एक लक्षण कह लीजिए 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग गोरा या काला ही नहीं होता है, गोरा या काला ही नहीं होता, ही लिखना है यहां पर, बल्कि इनके बीच में भी कई रंग की त्वचा वाले व्यक्ति होते हैं। अब जैसे दूसरा उदाहरण ले तो मानव की लंबाई, अधिकतम लंबा भी व्यक्ति होगा, अधिकतम बौना भी व्यक्ति होगा और मध्यम लंबाई के भी तो होंगे। कि एक ही विशेषता है और कई जीन इसको नियंत्रित कर रहे हैं। जब एक विशेषता 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं। ऐसे जो मानव की त्वचा वाला बना है, आप ऐसे बना सकते हो, चित्र अच्छा रहेगा। मानव में त्वचा का रंग काला, गोरा और बीज के रंग वाले भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समजात तथा समृद्ध अंगों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इन पर वर्णन करना है तो अंतर के रूप में इसको हम बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं। उत्तर संख्या 6 का घा, समजात और समरूप अंग। अंतर में लिखिएगा, हमने अंतर लिख दिया है तो अंतर नहीं लिखना है आपको। समजात और समरूप अंग हेडिंग डाल लेंगे, फिर समजात अंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे ये पूरा, और इसके बाद समरूप अंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे ये पूरा। ये अंतर जब आए तो ऐसे लिखना है, इसलिए मैंने अंतर के रूप में बता दिया है। देखिए पहले डालेंगे समजात अंग और लिखेंगे जीवों के शरीर के वह अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। उत्पत्ति और रचना में समान है लेकिन कार्य में भिन्न है, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। जबकि जीवों के शरीर के वह अंग जो कार्य में समान लेकिन उत्पत्ति तथा रचना में भिन्न है। देखिए कार्य में समान है, ये कार्य में भिन्न थे, उत्पत्ति रचना में समान थे। ये कार्य में समान है लेकिन उत्पत्ति और रचना में भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। तो उत्पत्ति और रचना में समान है, उत्पत्ति और रचना में भिन्न है। देखिए उत्पत्ति रचना में समान है, उत्पत्ति रचना में भिन्न है, कार्य में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है, तो ये समरूप अंग है। समजात अंगों में जैसे मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऐसे ही समरूप अंगों में उड़ने वाले कीटों के पंख और पक्षी के तथा चमगादड़ के पंख। उड़ने वाले जो कीट होते हैं उनके पंख देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख देखिए। कुल मिलाकर के समजात अंग अलग लिखना है, समरूप अंग अलग लिखना, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर से शुरू हो जाते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है 7, 8 और 9, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर, तो यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या 7 और हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। अब का खा तो कुछ है नहीं तो का खा कुछ नहीं डालेंगे। जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जो जैविक संगठन के विभिन्न स्तर होते हैं उन स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। अब ये विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं, तो आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता, ये जैविक संगठन के विभिन्न स्तर होते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक विविधता। देखिए इनके बारे में पूछा नहीं गया है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेज में आपको लिखना ही लिखना है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 2 पेज में लिखना होगा, और जो उससे थोड़ा कम शॉर्ट है वो 1 पेज में लिखना होगा, मैंने आपको बताया भी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेज में लिखेंगे और चित्र अवश्य बनाना है। तो आनुवांशिक विविधता में क्या होगा, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शाती है। जैसे हमारे देश में धान की लगभग 50,000 तथा आम की लगभग 1,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियां हैं। मतलब जैसे धान होता है तो कई सारी जातियां हैं, ये आनुवांशिक विविधता हो गई कि नहीं हो गई। फिर अगला है जातीय विविधता। तो यह विविधता जातीय स्तर पर मिलती है।
जाति के स्तर पर जैसे पश्चिमी घाट पर मिलने वाले उभयचर जंतुओं की जातियों की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। जो पश्चिमी घाट है वहां पर मिलने वाले जो उभयचर हैं उन जंतुओं की जातियों की जो विविधता है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। फिर अगला है पारिस्थितिक विविधता। तो यह विविधता पारितंत्र स्तर पर मिलती है। पारितंत्र के स्तर पर जैसे रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव आदि भूमि तथा ज्वर नद मुख की पारतंत्र विभिन्नता नॉर्वे देश से अधिक है। अब इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, आधा क्वेश्चन रह गया है क्योंकि 5 नंबर का है। कैसे संरक्षित करेंगे चलिए बताते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे जैव विविधता संरक्षण की विधियां। तो जैव विविधता संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। पहली हेडिंग डालेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। इस विधि द्वारा पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों, मैदानों आदि में संरक्षण दिया जाता है। इसीलिए अनेक प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीवमंडल, वन्य जीव अभयारण्य का रूप दिया गया है। अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी जीव को, जहां पर वो जीव रह रहा है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जंतु हो, जहां पर वो रह रहा है वहीं पर उसको संरक्षण दिया जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण, लेकिन वहां से उठाकर अलग ले जाकर के संरक्षण दिया जाता है तो बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या लिखेंगे, इस विधि में संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है। यानी जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर उगे थे, जहां पर रह रहे थे वहां से उठाकर अलग ले जाकर के उसको संरक्षण दिया जाता है तो बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन आदि भी आते हैं। इस तरह से लिख देंगे 3 पेज में और पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर अथवा लगा है मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो एक ही करना है, दूसरा नहीं करना, इसलिए इसको हमने भी नहीं किया है। आप हमारे चैनल में जाइए और ये वीडियो देख लीजिए, अच्छी तरह से समझाया है मैंने। फिर अगला है 8 नंबर लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 8 और यहां लिखेंगे लिंग निर्धारण। किसी जीव में यौन विशेषताओं के विकास को निर्धारित करने की प्रणाली लिंग निर्धारण कहलाती है। जो यौन विशेषताएं होती हैं उनके विकास को निर्धारित करने की प्रणाली या तंत्र को लिंग निर्धारण कहते हैं। कुछ निम्न जंतुओं के अतिरिक्त सभी जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में नर तथा मादा जंतुओं को बाहर से देखकर पहचाना जा सकता है। देखिए पक्षी में लिंग निर्धारण पूछा गया था तो हेडिंग डाल देंगे पक्षी में लिंग निर्धारण। पक्षियों में नर समयुग्मकी होता है, यानी जो नर है उसमें समयुग्मक पाए जाते हैं। अतः ये केवल एक ही प्रकार के गुणसूत्र जेड वाले होते हैं, जेड वाले युग्मक होते हैं। मादा युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, डब्ल्यू गुणसूत्र वाले तथा जेड गुणसूत्र वाले। डब्ल्यू गुणसूत्र वाले अंडों के निषेचन से मादा तथा जेड गुणसूत्र वाले अंडों के निषेचन से नर बनते हैं। देखिए इस तरह से नर पक्षी समयुग्मकी था तो नर को कैपिटल जेड, मादा पक्षी विषमयुग्मकी था तो डब्ल्यू और जेड। इसका युग्मक इधर निकला, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, यानी ये शुक्राणु इधर निकाल लिए हैं, अंडाणु इधर निकाल लिया है। अब निषेचन करवाया गया है। निषेचन करवाने पर देखिए इसका इससे होगा तो डब्ल्यू जेड, इसका इससे होगा तो जेड जेड, ऐसे ही इसका आ जाएगा। तो जहां जहां पर डब्ल्यू जेड है ये मादा शिशु पक्षी हैं, जहां जहां पर केवल जेड जेड है ये नर शिशु पक्षी होंगे। आप देखिए मधुमक्खी में भी पूछा गया था। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, चलिए इसको समझा देते हैं। तो देखिए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रिया विधि हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। समाता मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। रानी मधुमक्खी 32 गुणसूत्र द्विगुणित, श्रमिक मधुमक्खी 32 गुणसूत्र द्विगुणित, नर या ड्रोन मधुमक्खी 16 गुणसूत्र। अब देखिए नर ड्रोन इधर, मादा रानी इधर लिखेंगे। नर ड्रोन यानी मेन हनी बी जो है इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा रानी इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अब इसका युग्मक इधर निकला शुक्राणु हो गया, इसका इधर निकला ये अंडाणु हो गए। तो शुक्राणुओं का अंडाणु से निषेचन हुआ तो मादा मक्खी बन गई, फीमेल हनी बी बनी, और अंडाणु इधर अनिषेक जनन के द्वारा अगुणित बनकर के नर या ड्रोन का निर्माण करता है। और इधर जो मादा मक्खी थी जिनको जेली मिला
वो रानी, जिनको जेली नहीं मिला वो श्रमिक बन गई। इस तरह से मैंने पूरी क्रिया को अपने वीडियो में समझाया है। एक इसका अलग वीडियो पड़ा हुआ है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, आप जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए अथवा लगा है, तो अथवा वाला हमने भी नहीं किया है। टर्नर सिंड्रोम हमारे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाइए देखिए। जन चिकित्सा अपलोडेड, आप लोग जाइए देखिए। फिर अगला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है, चलिए आपको इसको समझा देते हैं और कैसे लिखना, कितना लिखना है, और चिकित्सा में इसका उपयोग तो इंसुलिन उत्पादन वाला बता देते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए, दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। कोई एक जीव ये है, दूसरा जीव ये है, इसका डीएनए यहां निकाला गया, इसका वांछित जीन इधर निकाला गया, जोड़ दिया गया, जो नया डीएनए बना उसे ही पुनर्योगज डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। अब मानो इंसुलिन इसी से प्राप्त किया जाता है, तो चिकित्सा में उपयोग, चलिए चिकित्सा में उपयोग कैसे है, मानो इंसुलिन का कैसे उपयोग होता है बता देते हैं। तो देखिए मानो कि इंसुलिन जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश कराकर पारजीनी ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया गया और फिर इस पारजीनी बैक्टीरिया से औद्योगिक स्तर पर ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन प्राप्त की जाती है। हेडिंग डालेंगे मानव इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि और लिखेंगे मानव कोशिका से इंसुलिन जीन प्राप्त करके इसे प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। इस पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु में प्रवेश कराकर इस जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। यह प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है, जिनकी इन प्रतियों की सहायता से इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में जीन की प्रतियां बनाने के बाद जीवाणु का उचित माध्यम व वातावरणीय दशाओं में किण्वन किया जाता है और फिर उससे इंसुलिन श्रृंखला को अलग कर लेते हैं। दोनों ही प्राप्त श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर ह्यूमुलिन को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाता है और इंसुलिन का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, डायबिटीज को खत्म करने के लिए किया जाता है। इस तरह से चित्र बना देंगे और मैंने इस पूरी क्रियाविधि को अलग समझाया है, आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आशा है पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है ये भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।